हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 17 मई और 17 मई 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम हैंडल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, आज के लिए जो पहला करंट अफेयर रहेगा वो क्या है। हरियाणा कैबिनेट ने निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिलने के बाद किस साल के लिए एक नए आबकारी नीति की मंजूरी दी है। हरियाणा कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल टू a new excise policy for which year after getting approval from the election commission। तो इलेक्शन कमीशन से अभी रिसेंटली मंजूरी लेने के बाद साल 2024 और 25 की मंजूरी दी है। अब पहला सवाल तो आपके दिमाग में ना यही आया होगा कि सर ये इलेक्शन कमीशन से मंजूरी ली क्यों गई है, क्योंकि आप सबको पता है कि आचार संहिता जो है वो भी लगी हुई है। तो यहाँ इस टाइम पे कोई नियुक्ति होती है या कोई पॉलिसी वगैरह को या किसी नीति को मंजूरी दी जाती है तो उस टाइम पे हमें इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेना बेहद ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह आती है कि हरियाणा कैबिनेट ने निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिलने के बाद साल 2024-25 के लिए मंजूरी तो दी है, पर इसमें 12 जून से होने वाली है इस नीति पे इंडियन मेड फॉरेन लिकर और देसी शराब पर एक्साइज आबकारी शुल्क में मामूली बढ़ोतरी होगी। मतलब ये लागू कब से होगी, 12 जून के बाद से लागू होगी ये, ठीक है। अब ये आबकारी नीति या एक्साइज पॉलिसी वही होती है जब थोड़ी बहुत शराब के रेट है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और ये कैबिनेट बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी, जाहिर सी बात है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी ये। साल 2024-25 के लिए इंडियन मेड फॉरेन लिकर का अधिकतम बेसिक कोटा 700 लाख प्रूफ लीटर, जिसको माप इकाई है इसकी प्रूफ लीटर, और देसी शराब के लिए 1200 लाख प्रूफ लीटर होगा। और इसके लिए क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी है वो भी निर्धारित की गई है, ताकि विदेशी शराब है उसको भी बेसिकली ट्रैक किया जा सके, उसको ट्रेस किया जा सके। और इसके अलावा ई नीलामी है, ई नीलामी में इस बार जो भी भाग लेता है उसको आधार कार्ड, उसका परिवार पहचान पत्र या उसके आयकर रिटर्न्स वगैरह वो सब कुछ दिखाना होगा, के साथ साथ उसकी कम से कम टोटल संपत्ति 60 लाख रुपए की होनी चाहिए। कुछ ऐसे मतलब नए ऐड कर दिए हैं रूल। और मौजूदा लोकसभा चुनावों के जो मद्देनजर है आचार संहिता लागू है, इसलिए मैंने अभी बताया ना आपको कि निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये क्या होता है सर, ये एक सर्वसम्मत दस्तावेज होते हैं जो राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नियंत्रित रखने और संहिता के भीतर काम करने के लिए सहमत होते हैं। कहने का मतलब है एक ऐसा लेटर होता है, इस पे साइन करते हैं जितने भी राजनीतिक दल है वो चाहते हैं कि हम अपनी संहिता में ही काम करेंगे, हमारा आचरण बढ़िया रहेगा, हम अच्छे तरीके से इन चुनाव को कंडक्ट करवाएंगे। और ये चुनाव आयोग के संविधान का अनुच्छेद 324 इसके तहत एक जनादेश को ध्यान में रखते हुए मदद भी करता है। और उसे संसद और राज्य के विधानमंडल इन सभी के लिए ही अच्छे तरीके से इनके निष्पक्ष चुनाव करवाने या उनकी निगरानी रखने के लिए पावर भी देता है ये। जिस दिन चुनावों की तारीख की घोषणा होती है ना, उसी दिन ही ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या इसको एमसीसी कहते हैं वो लागू हो जाता है। और जब तक ये लागू रहती है उसके दौरान सरकार किसी भी फाइनेंस टाइप की मतलब किसी फाइनेंस दिया है, फाइनेंस की घोषणा है, या किसी सड़कों के निर्माण के लिए कोई वादा करना, या कोई नई किसी चीज़ का जो है ना इनोग्रेशन टाइप से, मतलब पहले से बना है उसका चलो उद्घाटन तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो नींव वगैरह रखने वाले प्रोजेक्ट है ना वो कुछ सरकारी काम या सार्वजनिक काम इस टाइम पे नहीं हुआ करते हैं। और ये आयकर रिटर्न एक वर्ड आया था इसमें, आयकर रिटर्न क्या होता है। आयकर रिटर्न हर साल आपको सबको पता है कि अपने या तो फाइनेंशियली इनकम का या बिजनेस इनकम का आपको एक रिटर्न जो है ना हर साल भरना होता है। तो यही है आयकर रिटर्न, सिंपल सा है। टीडीएस कटता है तो वो आपको वापस भी रिफंड भी मिल जाता है डियर, ठीक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसको आईएमडी कहते हैं, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी हैज इशूड येलो एंड ऑरेंज अलर्ट इन इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हीट वेव कंडीशन इन विच स्टेट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस राज्य में हीट वेव की स्थिति की संभावना को देखते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी, वैसे आप कहोगे सर गर्मियों में गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या सर्दी थोड़ी ना पड़ने वाली है, बात तो आपकी ठीक है। लेकिन गर्मियों में गर्मी और गर्मी का एक लेवल ज़्यादा होना वो बात चर्चा की है। हरियाणा के अंदर ये येलो और ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया। हीट वेव मतलब गर्मी चरम सीमा पे रहना। और ये हेल्थ और एनवायरनमेंट और इकोनॉमी इन सभी पे ही इफेक्ट डालती है। इकोनॉमी पे तो अल्टीमेट पड़ ही जाएगा जब इंसान ही काम करने वाले नहीं रहेंगे तो।
और ये मतलब हाल ही के सालों में लगातार ज़्यादा बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 सालों में धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो ही रहा है। और अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक, या पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 या इससे ज़्यादा पहुंच जाता है तो उसको हीट वेव की स्थिति आप लोग मान सकते हो। हीट वेव जो होती है वो लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर की जो है ना तेजी से हवा, या इसको मतलब आधार है, इसके बीच में टेम्परेचर ना अप एंड डाउन हो सकती है, मतलब ये चेंज होती रहती है इस वाले टेम्परेचर के अंदर ये, ठीक है। हीट वेव, चरम हीट वेव जो है ना, ये लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी हो सकती है, आपकी मैक्सिमम वाली हो जाएगी फिर ये 45 डिग्री। वो तापमान ओवरऑल देखा जाए तो फिर वो 45 से 47 के आसपास का तापमान चला जाता है ये फिर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़े से याद रखने हैं। और अगला जो सवाल हमारे पास में है, अच्छा एक क्वेश्चन है वो मैंने शायद बनाया नहीं है, भूल गया मैं, ठीक है, पर चलो मैं आपको बता देता हूँ। अभी रिसेंटली ना हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर एक ना हरियाणा सरकार से नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। और जवाब क्या मांगा है कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण जो है ना हरियाणा में कैसे है, क्यों है। हरियाणा में आरक्षण 50% से ज़्यादा है, हरियाणा में आरक्षण है 57%, तो वो क्यों है इसका जवाब दो। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार होना तो 50% चाहिए, 50 से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन एक अभी याचिका दाखिल हुई थी, इस संस्था का नाम है यूथ फॉर इक्वलिटी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कई पीठ और संवैधानिक पीठ ये तय कर चुकी है कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। फिर हरियाणा में 57% कैसे है। अनुसूचित जाति वर्ग को 20%, BC A को 16, BC B को 11, BC C को 10% आरक्षण दिया गया है। और इसके अलावा ग्रुप C और D की नौकरियों में 57% आरक्षण पद आरक्षित भी है। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है, इसके लिए मतलब हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है इसके लिए स्पेशली। भुवनेश्वर में चल रहे फेडरेशन कप के जावलिन थ्रो भाला फेंक इवेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है इस इवेंट के अंदर, ठीक है ना, गोल्ड मेडल जीता है। और अभी रिसेंटली ये दोहा डायमंड लीग खेल के आए थे, उसमें भी दूसरा नंबर लिया था इन्होंने। और अभी जो है ना इन्होंने भुवनेश्वर के अंदर जो फेडरेशन जावलिन थ्रो कप चल रहा है उसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट है, हालांकि टोक्यो ओलंपिक का कोटा तो ऑलरेडी ले ही चुके हैं, ठीक है। चलो आज के सेशन के क्वेश्चन इतने ही थे। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, बताना आप लोग। और इन्होंने किस तारीख को जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, ये भी बताना मुझे आप लोग। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। राधे राधे।